शब्दों का इतिहास बताता है कि तक्षक का मूल अर्थ नाग या फिर सांप कभी भी नहीं रहा, बाद में विकसित हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूरे शब्दों का इतिहास देश विदेश में जाकर छान मारिए, कहीं भी तक्षक का संदर्भ नाग या फिर सांप नहीं मिलेगा। नागों से जुड़ी शब्दावली टक वस्तुतः टैक्ट और टेक्निक से भी जुड़ी हुई है। टकों ने टका चलाया और बौद्धों ने इसे इंटरनेशनल करेंसी बनाई। पश्चिमोत्तर भारत में टक लोगों की अपनी सभ्यता थी। देश का नाम था टका देश, राजधानी थी तक्षशिला यानी कि तक्षशिला। सिक्कों के नाम थे टका और सिक्के बनाने के कारखाने थे टकसाल। भाषा थी टाकी और लिपि थी टाकरी। टक को बाद में तक्षक कहा गया। टक लोग नागवंशी थे, बड़े वीर और लड़ाकू थे। इसी से प्राकृत भाषा में टक्कर शब्द बना है। सामान्यतया इतिहास में पढ़ा और पढ़ाया जाता है कि वाकाटक नरेश ब्राह्मण थे और वे शैव तथा वैष्णव धर्म का पताका फहराए। इसके मुख्य सिद्धांतकार केपी जायसवाल हैं। डॉक्टर नवल वियोगी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नागाज द एशियंट रूल्स ऑफ इंडिया में अनेक सबूतों के साथ बताया है कि वाकाटक नरेश ब्राह्मण वंशी नहीं बल्कि नागवंशी हैं। कारण कि वाकाटक के आखिर में वही टक है। गौण रूप से चाहे जो भी हो, वाकाटक नरेश मूल रूप से बौद्ध धर्मी थे। नागौद के पास दुरेहा गांव में वाकाटकों का स्मृति स्तंभ है जिस पर धम्मचक्र अंकित है। यही वाकाटकों का राज चिन्ह था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत नागौद तहसील में दुरेहा गांव है। दुरेहा में एक स्मृति स्तंभ को पहली बार कनिंघम ने देखा और अपनी रिपोर्ट खंड 21 पृष्ठ 99 प्लेट 27 में वर्णन किया है। 1932 की सर्दियों में काशी प्रसाद जायसवाल वहां गए और लिखा कि दुरेहा एक अच्छा बसा हुआ और रौनकदार गांव है। स्मृति स्तंभ गांव की कच्ची सड़क के किनारे एक चबूतरे के ऊपर है। स्मृति स्तंभ पर एक पंक्ति का अभिलेख है। अभिलेख की आंख से देखकर की हुई नकल की तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अभिलेख में वाकाटकों का चक्र लिखा हुआ है। अभिलेख के नीचे 8 आरे का धम्म चक्र है और यही धम्म चक्र वाकाटकों का राज चिन्ह था। यह धम्म चक्र वैसा ही है जैसा कि वाकाटक नरेश रुद्रसेन के सिक्कों पर है। यही धम्म चक्र पुनः वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन के गंज और नचना वाले अभिलेखों में है। पूरा वाकाटक राजघराना बौद्ध था और उनके राज चिन्ह धम्म चक्र था। ये वही वाकाटक राजघराने के राजे थे जिन्होंने अजंता में अनेक बौद्ध गुफाएं बनवाई थी और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी की मिसाल पेश किए थे। अजंता की बेहतरीन गुफाएं वाकाटकों ने बनवाई हैं। गुफा संख्या 16, 17 और 19 इन्हीं वाकाटकों की है। गुफा 16 को वेलकम गेट ऑफ अजंता कहा जाता है। इसी में विश्व प्रसिद्ध मृत्युशैया पर राजकुमारी का वह चित्रण है जिसकी सराहना ग्रिफिथ ब्रिजेस से लेकर फर्ग्यूसन तक ने की है। गुफा 17 को चित्रशाला कहा जाता है। इसमें गौतम बुद्ध के जन्म, जीवन और महापरिनिर्वाण से संबंधित घटनाओं का शानदार चित्रण है। अजंता की गुफा में 19 चैत्य हैं। चैत्य में बहुत से स्तंभ हैं। सभी स्तंभों का अभिकल्प एक है, मगर कोई भी 2 स्तंभ एक जैसे नहीं हैं। ये सभी गुफाएं वाकाटकों ने बनवाई हैं। मंसर का बौद्ध महाविहार वाकाटकों के जमाने में क्लाइमैक्स पर था। भव्य प्रवेश द्वार, छात्रावास, बड़ा सा पुस्तकालय, बड़े बड़े आचार्य और बड़ा सा बौद्ध केंद्र। स्मृति स्तंभ, सिक्के, अभिलेख और बौद्ध गुफाओं से लेकर बौद्ध महाविहार तक के तमाम पुरातत्व ये चीख चीख कर बताते हैं कि वाकाटक नरेश मूल रूप से बौद्ध धर्मावलंबी थे। इतिहासकारों ने करकोटक वंश को नागवंशी मान लिया है, लेकिन वाकाटक वंश को ब्राह्मण वंशी माना है। करकोटक और वाकाटक दोनों में टक जुड़ा है। दोनों टक लोग थे और दोनों नागवंशी थे। कर्नाटक नाम का भी आधार यही टक है। करकोट नागर का ध्वंसावशेष राजस्थान के टोंक जिले में मिला है और नागर धन का ध्वंसावशेष महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मिला है। करकोट नागर और नागर धन दोनों में नाग जुड़ा हुआ है। दोनों नागों का शहर था। नागर धन वाकाटकों की राजधानी थी, इसीलिए इसका नाम नागों का ठाड़ा यानी कि ठाणे है।
वाकाटक का पहला उल्लेख अमरावती के एक दान स्तंभ पर मिलता है, जहां एक वाकाटक गृहपति ने बौद्ध तीर्थ अमरावती को स्तंभ दान किया और अभिलेख लिखवाया। वाकाटक स्वभाव से बुद्धिस्ट थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि अजंता की बेहतरीन कई गुफाएं वाकाटक ने बनवाई। वाकाटकों की राजधानी नागरधन यानी नागों की राजधानी में थी। पहले वाकाटकों ने और बाद में चलकर गौंड साम्राज्य तथा भोसले राज परिवार ने यहाँ किलाबंदी की। यदि भाजे, पवनी, कान्हेरी, कारले, जुन्नार, शिवनेरी, नासिक, वेडसा आदि की गुफाएं नागवंशी नामों से भरी पड़ी हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। अशोक काल का भूला बिसरा देवटक स्थान के नाम में जो भी टक है वही टक है। देवटक शिलालेख की खोज 1873 में जोसेफ डेविड बेलगर ने की थी। जोसेफ डेविड बेलगर पुरातत्ववेदा अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक थे। देवटक महाराष्ट्र में नागभीड़ से लगभग 4 मील दूर है। नागभीड़ में नाग तो है ही, देवटक का टक भी नाग का सूचक है। जोसेफ बेलगर को यह शिलालेख देवटक गांव के बाहर एक इमली के पेड़ के नीचे मिला था। शिलालेख का यह पत्थर 9 फीट लंबा और एक छोर पर 3.5 फीट चौड़ा है, इसलिए बच्चे और चरवाहे इस पर बैठते और आराम करते थे। देवटक शिलालेख की आंखों से देखकर बनाई गई नकल को कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट भाग 7 में छापी थी। बाद में वीवी मिराशी ने 1936 में देवटक की यात्रा की और इसकी छापें बनाकर संपादित की। शिलालेख की खोज के कोई 64 साल बाद M.A. सुब्बाराव ने 1937 में इसे सेंट्रल म्यूजियम नागपुर में संरक्षित कराया। कनिंघम और मिराशी ने बताया कि इसे सम्राट अशोक के विदर्भ में नियुक्त धम्म महामात्र ने लिखवाए हैं। धम्म महामात्रों की नियुक्ति सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की थी। यह शिलालेख राज्याभिषेक के 14वें वर्ष की है। यह बात अंत में लिखी हुई है। शिलालेख की भाषा और लिपि क्रमशः प्राकृत और धम्म लिपि हैं तथा यह 4 पंक्तियों में लिखा है। शिलालेख में जो लिखा है उसका अर्थ ये है कि जो कोई पशुओं और पक्षियों की हिंसा करेगा वह उचित दंड पाएगा। महाराष्ट्र के विदर्भ पर सम्राट अशोक की हुकूमत थी और यह विदर्भ क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्राचीनतम शिलालेख है। अकबर के ज़माने में अबुल फजल ने लिखा था कि कश्मीर में विष्णु के 64, शिव के 45, दुर्गा के 22 और 3 ब्रह्मा के मंदिर हैं, लेकिन नाग मंदिरों की संख्या कोई 700 है और इससे पता चलता है कि कश्मीर किसका रहा होगा। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि अकबर का वक्त 1556 से 1605 के बीच का है। जाहिर है कि कश्मीर में नाग सभ्यता का वर्चस्व था, तभी वहां मध्यकाल में भी नाग मंदिरों की संख्या 700 थी। आप अनुमान कर सकते हैं कि प्राचीन काल में कश्मीर कैसा रहा होगा जब मध्यकाल में 700 नाग मंदिर थे। तब प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर वहां नाग मंदिर रहे होंगे। आज भी कश्मीरी भाषा और साहित्य का 500 ईसा पूर्व तक का कालखंड नाग पिशाच काल ही कहा जाता है। मामूली बात भी लोग या तो समझते नहीं हैं या फिर समझने की कोशिश नहीं करते। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि नागरी लिपि के नामकरण को लेकर अनिश्चितता है, कोई निश्चितता नहीं है। नागरी लिपि का अर्थ हुआ नाग की लिपि। नागरी में जो री है वह संबंध कारक है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री हैं। यही री नागरी में जुड़ी हुई री है। हिंदी सर्वनामों में जैसे संबंध कारक तेरी, मेरी, तुम्हारी है, वैसे ही नागरी लिपि में है। नागरी का मतलब नाग की ओर, नागरी लिपि मतलब नाग की लिपि। पुरातात्विक सबूत भी यही बताते हैं कि कुषाणों के बाद ब्राह्मी लिपि में जो शिरोरेखा दिए जाने के क्षीण सबूत मिलते हैं वह नागकालीय है और उन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं जहां इनका शासन है। इसलिए नागरी लिपि के नामकरण का आधार नागलोक है। आज की ये छोटी सी जानकारी पुस्तक इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक्र, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सम्यक प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है। ये वैसे तो पुस्तक का नाम हमेशा बता दिया जाता है कि कौन से पुस्तक से ये रेफरेंस लिया जा रहा है,
लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे थे कि हम उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें से हमने ये लिया है। आपको भी ये पुस्तक मंगानी हो तो आप सम्यक प्रकाशन से ये मंगवा सकते हैं। और ये कोई प्रमोशन का वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मंगवाना चाहते हैं इस पुस्तक को तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में आप ये नंबर ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।